अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, वेलकम टू सुबह की सोच। मंडे है और मौसम भी बहुत ही अच्छा है और इस अच्छे मौसम के साथ सुबह की सोच में आपको कहते हैं खुश आमदीद। मेरे साथ है गजल अशरफ और मेरे साथ है हसनैन लियाकत। मौसम की आपने बात की है, गुज़िश्ता दिनों में बहुत अच्छा था, लेकिन आज थोड़ी सी मुझे गर्मी फील हो रही थी। आज सुबह आते हुए थोड़ी सी धूप निकल आई थी। मैं एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि धूप निकलेगी, लेकिन निकल आई है धूप। लेकिन ये है कि अब आपको ये भी बता दें कि मुमकिन जो सैलाबी अलर्ट है वो भी जारी कर दिया गया है और सोशल स्टोरीज का आगाज़ पीसी से करेंगे, क्योंकि मौजूदा जो मौसमी सूरत हाल है उसके पेश नज़र मरीज से एबटाबाद जाने वाली शाहराह पर डोंगा गली के करीब शदीद लैंड स्लाइडिंग के बाइस सड़क बंद हो गई थी, जिसके नतीजे में सैकड़ों गाड़ियां भी फंस गई और मुसाफिरों को भी बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा और इलाका मकीन भी सूरत हाल से मुतासर हो रहे हैं। लेकिन रेस्क्यू टीमें रवाना कर दी गई हैं ताकि रास्ते की दुश्वारियों के बायस इमदादी कार्रवाइयाँ सुस्त रवि का शिकार मजीद ना हो सकें। और इंतजामिया ने शहरियों से ये भी अपील की है कि इस रूट पर सफ़र से फिलहाल इज्तनाब करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा लैंड स्लाइडिंग भी हो रही है और मुल्क भर में शदीद बारिशों और मुमकिन सैलाब का खतरा भी है। इस वजह से जो एहतियाती तदबीर आपको बताई गई हैं उस पर अमल करें। बिल्कुल ऐसी है। अच्छा, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन आपको करता चलूँ डोंगा गली का रास्ता कहाँ पे आता है। जब आप मरी से नथ्या गली की जानिब जाते हैं तो बाड़ियाँ क्रॉस करने के बाद आपको बहुत सारी गलियात की गलियाँ मिलती हैं, जिसमें खैरा गली है, चांगला गली है, लेकिन डोंगा गली एग्जैक्टली उस प्लेस में मिलती है जो कि सयाहों की तवज्जो का मरकज़ है। वो इस वजह से कि वहाँ से मशहूरी का रास्ता जाता है और साथ ही वो जो मशहूर पाइपलाइन है जो अंग्रेज़ के ज़माने में बनाई गई थी डोंगा गली से लेके जो जाती है अयूबिया तक। सो ये दोनों स्पॉट्स हैं बड़े इंपॉर्टेंट और इन स्पॉट से रास्ता बंद हो चुका है और डोंगा गली जाने वाले तमाम तो लोगों से गुजारिश है कि काइंडली आप देख लीजिएगा कि कब तक ये रास्ता खुलता है, कब तक लैंड स्लाइडिंग खुलती है, तो उसके बाद ही आप वहाँ पे ट्रैवल कीजिएगा। और फिर डोंगा गली से जो लोग आगे जा रहे हैं नथिया गली की जानिब, या फिर बहुत सारे लोग एबटाबाद का भी सफर करते हैं, तो उनसे भी यही गुजारिश है कि आपने एहतियाती तदाबीर जरूर अपनानी है। खवातीन उज़ात, आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की जानिब से कुछ अहम ऐलानात किए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में तकरीब के दौरान अपना मीटर अपनी रीडिंग पावर स्मार्ट ऐप का इफ्तिताह कर दिया। वजारत पावर डिवीजन के जानिब से जारी करदा एलामिया में कहा गया है कि ये फीचर सारिफिन को मुकर्ररा तारीख पर मीटर की तस्वीर लेकर अपलोड करने की सहूलत फराहम करेगा। इसकी बुनियाद पर उनका माहाना बिल जारी किया जाएगा। और इस ऐप का मकसद क्या है? इस ऐप का मकसद ये है कि ओवर बिलिंग, रेटिंग की गलतियां और रेटिंग में ताक़ीद जैसे मसाइल का हल फराहम करना है। और सारिफ मुकर्ररा दिन पर रेटिंग फराहम कर देंगे तो उसके बाद मीटर रीडर की रीडिंग को तरजीह नहीं दी जाएगी, वो जो सारिफ ने अपलोड की है उसकी तस्वीर को तरजीह दी जाएगी। और सारिफीन इसके अलावा अपने बिल पर भी नज़र रख सकते हैं, बल्कि वो रीडिंग के अमल के निगहबान खुद होंगे। और ये निज़ाम उन सारिफीन के लिए फ़ायदेमंद होगा जो हुकूमती सब्सिडी के मुस्तहिक हैं। जैसा कि 200 यूनिट तक जिन सारिफीन को बिजली हुकूमत की जानिब से प्रोटेक्टिव सारिफीन कहा जाता है, उनका बिल सिर्फ 2330 रुपये होता है। और सिर्फ 1 यूनिट अगर आपका आगे बढ़ जाता है तो सब्सिडी ख़त्म हो जाती है और सब्सिडी के ख़त्म होने के पर वही बिल आपका 8104 रुपये तक जा पहुँचता है। एलामिया में मजीद बताया गया कि अगर सारिफ और मीटर रीडर दोनों रीडिंग ऐप अपलोड कर देंगे तो कम रीडिंग को तरजीह दी जाएगी। मतलब दोनों की जानिब से अगर रीडिंग अपलोड की गई तो जो सारिफ ने अगर पहले कर दी है तो वो थोड़ा सा अगर कम है तो वही रीडिंग, अगर विद इन टाइम अपनी पिक्चर को अपलोड कर दिया तो वो उसको तरजीह दी जाएगी। और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि अब ये अवाम दोस्त स्मार्ट ऐप है। इसके साथ अब ये है कि सारफीन को हकीकी मानों में वो अब बाइख्तियार हो जाएंगे, जिस तरह से आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। आगे बढ़ते हैं और इसी के साथ आपको एक और खुशखबरी भी देते हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बिजली के बिलों से पीटीवी फीस खत्म करने का ऐलान कर दिया। जब आपके पास एक बिल आते हैं ना तो आप देखें कि उसमें एक पोर्शन होता है जिसमें आप फीस जमा करवाते हैं हर माह, जिसमें पीटीवी की फीस होती है। और ये जो टीवी फीस है 35 रुपये हर माह घरेलू सारफीन से वसूल की जाती थी और इंडस्ट्री और कमर्शियल सारफीन से भी पीटीवी फीस वसूल की जाती है। और ज़राए के मुताबिक 4 करोड़ 26 लाख सारफीन से सिर्फ पीटीवी फीस की मद में तकरीबन 1.5 अरब रुपए तक वसूल किए जाते थे। और वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग में ये भी बताया गया कि पीटीवी फीस खत्म करके सारफीन को टैरिफ में रिलीफ देने का ये फैसला किया गया और हर साल 16 अरब रुपए के टैक्स में सिर्फ 11 अरब रुपए तक वसूली होती है। और वज़ीर आज़म ने पीटीवी के वसाइल के लिए दूसरा तरीक़ाकार लाने की भी हिदायत की है कि कोई और वे होगा जिससे ये काम किया जाएगा, लेकिन अब सारफीन जो है वो ये फीस पे नहीं करेंगे। बिल्कुल ऐसी है। और अब प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये बड़ा अच्छा काम किया कि आपको 35 रुपए टीवी के लिए नहीं देने पड़ेंगे, लेकिन अब पीटीवी किस तरह चलेगा, उसके लिए क्या आपके फाइनेंशियल स्ट्रक्चर होंगे, ये देखना बड़ा लाजमी है। क्योंकि स्टेट टेलीविजन है, उसने चलना जो चलना है, चाहे आपकी खबरें वो सुनाता रहे, लेकिन पूरी दुनिया पीटीवी को तो जरूर देखती है और वहाँ पे जो खबर चलती है फिर उसको ऑथेंटिक समझा जाता है। खवातीन उज़ात, आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं महंगाई के सताए अवाम के लिए
एक बुरी खबर है, इन्होंने अच्छी खबर बता दी, मैंने उससे पहले अच्छी खबर बताई थी, लेकिन अब खबर ये आ रही है कि ओगरा ने सारिफिन के लिए गैस महंगी कर दी है, जिसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक गैस के नए निर्खों का इतलाक 1 जुलाई से होगा और नोटिफिकेशन के मुताबिक घरेलू सारिफिन के लिए गैस की कीमत 200 या 420 रुपये फी MMBTU मुकर्रर कर दी गई है और प्रोटेक्टेड जो घरेलू सार्फिन हैं उनके लिए गैस के थोड़े से कम हैं, जो कि 200 से 350 रुपये फी MMBTU मुकर्रर किए गए। इसी तरह नॉन प्रोटेक्टेड घरेलू सार्फिन के लिए गैस के 500 से 420 रुपये फी MMBTU तक मुकर्रर किए गए और इसके अलावा प्रोटेक्टेड घरेलू सार्फिन पर माहाना 600 रुपये फिक्स चार्जेस होंगे और जो नॉन प्रोटेक्टेड होंगे उनके चार्जेस भी थोड़े से ज्यादा हैं, उनके चार्जेस होंगे 1500 रुपये फिक्स्ड के। ये फिक्स चार्जेस आपको अलग से पे करने होंगे और नोटिफिकेशन के मुताबिक सरकारी जो सेमी गवर्नमेंट इदारे हैं या फिर हॉस्पिटल्स हैं, इसके अलावा तालीमी इदारों की बात की जाए तो उनके लिए गैस के निर्ख अलग से मुकर्रर किए गए और इन इदारों के लिए गैस के निर्ख 3175 रुपये फी MMBTU मुकर्रर कर दिए गए हैं। मतलब एक तरफ मैंने आपको जो खुशखबरी बताई है उसके बाद आपने थोड़ी सी ऐसी खबर धचका देने वाली बता दी है कि गैस की कीमतें जो है वो बढ़ गई हैं और इसी के साथ सिर्फ अगर आपने बुरी खबर बताई है तो मैं भी आपको बुरी खबर बता देती हूँ, क्योंकि हुकूमत पंजाब अच्छी खबरों का और बुरी खबरों का क्योंकि खबरें सारी एक दूसरे से रिलेट कर रही हैं। हुकूमत पंजाब ने आवाम पर महंगाई का एक और बम गिरा दिया। बम कौन सा गिराया कि सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज के लिए इस्तेमाल होने वाला जो सेहत कार्ड था उसकी सहूलत बंद करने का फैसला कर लिया और इस सिलसिले में पंजाब हेल्थ इनिशिएटिव मैनेजमेंट कंपनी की जानिब से तमाम सरकारी अस्पतालों के सरबराहान को बाकायदा मुरासला भी जारी कर दिया है और मुरासले के में ये कहा गया है कि तमाम अस्पतालों को ये हिदायत है कि वो 30 जून से पहले सेहत कार्ड के तहत किए गए इलाज के तमाम वाजिबात को क्लियर कर लें और मजीद ये भी कहा है कि 30 जून के बाद फ्री इलाज के लिए वज़ीर-ए-आला पंजाब नई पॉलिसी मुतारिफ कराएंगी और सेहत कार्ड का पायलट मनसूबा 2014 में उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ ने शुरू किया था, जब दिसंबर 2021 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने पंजाब भर में इस मंसूबे का बाकायदा फिर इफ्तिताह भी किया और इस प्रोग्राम के तहत लाखों गरीब जो अफराद हैं उनको मुफ्त इलाज की सहूलत हासिल होती है, जिससे वो महंगे अस्पतालों के बजाय सरकारी अस्पतालों को बाइज़्ज़त तरीके से अपना इलाज वहाँ पर जाके करवा सकते हैं। लेकिन इसमें बात ये की गई है गवर्नमेंट की जानिब से कि हम सरकारी अस्पतालों में पहले ही बहुत सी सहूलियात देते हैं तो अब मजीद हम नहीं दे सकते, क्योंकि जितने भी ऑपरेशन किए जाते हैं सरकारी अस्पतालों में उसकी फीस डॉक्टर्स नहीं वसूल कर सकते, लेकिन जो प्राइवेट अस्पताल है वहाँ पर इसकी सहूलत बाकायदे तौर पर जारी रहेगी और 50% सार्फिन को पे करना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसी और इस हवाले से जिस तरह मैं गजल आपको बता रहा था कि पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से कोई रिबर्टल आए या क्लैरिफिकेशन आई है, उस क्लैरिफिकेशन की मुझे अभी तक समझ नहीं आ रही। जो मिनिस्टर हैं, हेल्थ मिनिस्टर हैं ख्वाजा सलमान रफीक, उन्होंने प्रिसाइसली लिखा क्या है कि वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की क़यादत में शोबा सेहत की बेहतरी के लिए जदीद इस्लाहात जारी रहेंगी और पंजाब की आवाम के लिए हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम बिला तातुल जारी रहेगा। हुकूमत पंजाब ने सरकारी हॉस्पिटल्स में अद्वियात की मद में गुज़श्ता 5 सालों के वाजिबात 22 अरब रुपए अदा किए गए और महकमे के पास अद्वियात की दस्तयाबी को यकीनी बनाने के लिए 32 अरब रुपए फिल वक्त मौजूद हैं और सरकारी हॉस्पिटल्स में हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम की रकम की कमी महकमा जिसका नाम आपने लिया स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन अदा करेगा। वो ये कह रहे हैं कि सरकारी जो फीसिस हैं वो ये हेल्थ केयर एजुकेशन अदा करेगा, उसके पास अभी 32 अरब रुपए मौजूद हैं और हेल्थ केयर एजुकेशन ये कह रहा है कि सरकारियों को अब आप जाके प्राइवेट में कर लें। वो ये कह रहे थे कि शायद कोई नई पॉलिसी भी मुतारिफ करवाई जाएगी सरकारी अस्पतालों के लिए, लेकिन प्राइवेट अस्पताल जो है वहां पर ये कार्ड चलता रहेगा, सेहत कार्ड चलता रहेगा, लेकिन उसमें ये है कि 50% लोग खुद भी अदा करेंगे, लेकिन सरकारी अस्पतालों में कहा गया है कि कोई नई चीज अब मुतारिफ कराएंगे, लेकिन सरकारियों से खत्म भी कर दी गई। बिल्कुल ऐसे आगे बढ़ते वो खवातीन वज़ात आपको बताते हैं मौजूदा आलमी तनाव के दौरान अमेरिका की जानिब से ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर किए गए हालिया हमलों की तबाहकारियों पर एक नई बहस ने जन्म लिया है। वॉशिंगटन पोस्ट ने अमेरिकी हुकूमत के खुफिया इंटेलिजेंस मालूमात से बाखबर ज़राए के हवाले से रिपोर्ट किया है कि ईरान के अंदरूनी मवासलाती निज़ाम से हासिल की गई गुफ्तगू में ईरानी हुक्काम ने इन हमलों के नुकसानात को तवक्को से कम करार दिया है और ये सब उस वक्त सामने आया जब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि इन हमलों ने ईरान के जौहरी प्रोग्राम को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है और दूसरी जानिब व्हाइट हाउस ने वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट को मुस्तरद करते हुए कहा कि इनका जौहरी प्रोग्राम ख़त्म हो चुका है और ये भी आपको बताने चले कि ये खबर एक बार फिर दुनिया की तवज्जो मरकूज कर रही है। मशरिक़ वस्ता में जो बढ़ती हुई कशीदगी है
اس کی طرف، اور جو نقصان جس کا اندازہ لگایا جا رہا تھا کہ ایٹمی خطرات اور عالمی طاقتوں کے جو بیانیے ہیں ان کی سچائی پر مرکوز ہے یا نہیں ہے، کیونکہ امریکہ کہہ رہا ہے وہ ختم ہو گئے، ایران کہہ رہا ہے کہ اس کو ہلکا سا نقصان ہوا، اس حوالے سے اب مزید بحث جاری ظاہر رہے ہے گی۔ یہ اب واشنگٹن پوسٹ کی خبر ہے، انہوں نے یہ شائع کی ہے، لیکن ایران کی کہہ رہا ہے کہ اس سے پہلے بھی بہت سارے آرٹیکلز میں نے دیکھے حسنین، اس میں بھی یہی تھا کہ ایران نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ان کو اس توقع سے جتنی ان کو توقع تھی اس سے بہت کم نقصان ہوا۔ خیر مزید بھی اس کے اوپر ڈیبیٹ کریں گے جب مطلب مزید کوئی تحقیقات ہوئی۔ اب تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں اور آگے بڑھ کر بات کر لیتے ہیں سوات کے حوالے سے، جو کہ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں خیر یہ خبر پھیلی ہوئی ہے، اور وہ پکچرز آپ نے دیکھی ہے اس وقت سوشل میڈیا پر، جو پہلی تصویر ہے، دوسری تصویر ہے، تیسری ہے اور پھر چوتھی تصویر جس میں کوئی بھی نہیں ہے۔ ایک خاندان جاتا ہے سیر کرنے کے لیے اور پھر واپس اس کی لاشیں آتی ہیں اور میں صرف بات کروں گی یہاں پر خیبر پختونخوا گورنمنٹ کی کارکردگی کے حوالے سے، کیونکہ آج سے آپ کچھ سالوں پہلے چلے جائیں تو وہی کارکردگی ہے ان کی، وہی اسکول، وہی انفراسٹرکچر، وہی یونیورسٹیز، وہی سڑکوں کی حالت ہے۔ اور یہ جتنا بھی سوات کا واقعہ ہوا ہے نا، خیبر پختونخوا کی جو گورنمنٹ ہے اس کی کلئی کھول دی ہے اس سوات کے واقعے نے۔ اور آپ دیکھیں کہ جب سوال ہوا وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور صاحب سے تو انہوں نے یہ کہا کہ دامن چھڑا لیا اپنا، کہ میں تو میرے نیچے ایک پوری ایڈمنسٹریشن کام کرتی ہے اور میرا یہ کام نہیں ہے کہ میں وہاں پر جا کر بیٹھوں اور ان کو تمبو فراہم کروں۔ تو میرا وزیر اعلیٰ صاحب سے یہ بھی ایک سوال ہے، یا پھر میں ان سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا آپ حاکم نہیں ہیں، کیا آپ وزیر اعلیٰ نہیں ہیں؟ اور آپ کے قائد نے تو بہت بڑی بڑی مثالیں دی تھی طرز حکمرانی کی، اور پھر ریاست مدینہ جیسی بات بھی کی تھی، تو کیا آپ جواب دہ نہیں ہیں؟ اور اس میں سب سے بڑا سوال جو آپ نے کریٹ کیا وہی میں آگے بڑھاؤں گا، کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 2013 سے لے کے 2025 تک آپ نے 12 سال حکومت کر لی، اور 12 سال کی حکومت میں یہ بار بار ہو رہا ہے کہ سوات ڈوب رہا ہے، بار بار ہو رہا ہے کہ بحرین ڈوب رہا ہے، بار بار ہو رہا ہے کہ کالام ڈوب رہا ہے، لیکن آپ کے پاس کوئی مشینری نہیں ہوتی ہے، ریسکیو 1122 جو ہے وہ وقت پہ پہنچتا نہیں ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ علیمہ خان کو تو آپ 2021-22 کی اگر بات کروں تو ان کو آپ ریسکیو کروا لیتے ہیں بذریعہ ہیلی کاپٹر، کیونکہ وہ اس وقت کے پرائم منسٹر کی بہن تھی، آپ اس وقت چیف منسٹر تھے اسی صوبے کے، میرے خیال ہے اس وقت کون تھے، پرویز خٹک صاحب یا محمود خان صاحب تھے۔ سو اب ان لوگوں کے لیے ہیلی کاپٹر کیوں نہیں گیا؟ ہیلی کاپٹر تو میرے خیال ہے پنڈی سے اڑتا تو۔ میں آپ کو یہاں پہ کٹ کروں گی، یہ بات تو آپ پرانی بتا رہے ہیں، ابھی 5 دن پہلے ہی سوات کا ہی ایک بہت فیمس مقام ہے باغ شاہی کے نام سے، وہاں پر بھی ایک ہی خاندان تھا، وہ کشتی ان کی الٹنے کا واقعہ، اور 5 افراد اس خاندان کے سمپل سیم یہی سچویشن تھی، وہ کشتی میں تھے اور کشتی پھر وہ الٹ گئی، اور اس طرح سے وہ اصل میں ان کو ایک چیز پتا چل گئی، سوری ٹو کٹ یو، ان کو یہ پتا چل گیا کہ یہاں پہ کارکردگی نہیں کوئی دیکھتا ہے، یہاں پہ بیانیاں دیکھتا ہے۔ ہم جتنا 804 کے نعرے لگائیں گے، جتنا اسلام آباد کے چکر کاٹیں گے، جتنا اڈیالہ جیل کے باہر جائیں گے، وہی چیزیں بکیں گی، اس کے علاوہ کوئی چیز بکے گی؟ کارکردگی کسی نے دیکھنی نہیں ہے، خان صاحب کا نام بک رہا ہے تو اسی کو بیچتے جائیں۔ ایگزیکٹلی، اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ایک ہفتہ پہلے کا واقعہ تھا کشتی والا، اور اس کے بعد تو آپ کو اضافی اہلکار تعینات کرنے چاہیے تھے، تمام سپورٹس کو ختم کر دینا چاہیے تھا، لیکن انفارچونیٹلی ایسا نہیں ہوا، اور وہ پورا خاندان جو بے یار و مددگار بے بس انتظار میں کھڑا ہوا تھا وہ بس ان بے رحم موجوں کی نظر ہو گیا۔ بالکل ایسی ہے، اور وہ جو ایک شخص ہے جو امید کی کرن تھا، اور جس نے سوات میں لوگوں کو بچانے کی کوشش کی ہے، اور ان کی ویڈیوز بھی وائرل ہوئی، ہمارے ساتھ بنفس نفیس خود موجود ہیں، ہلال سواتی صاحب۔ سواتی صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ آپ اس وقت قوم کے بھی ہیرو ہیں، سوات کے بھی ہیرو ہیں۔ یہ سوات کا جو حادثہ پیش آیا، آپ اینی شاہد بھی تھے، اس کے بعد آپ نے وہ تمام ترتیبیں بھی کی ہوں گی جو ہم سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے آپ نے کشتی بنائی، وہاں پہ لوگوں کو بچایا۔ سو بتائیے گا اس بارے میں، آپ کے سامنے یہ واقعہ پیش آیا، کیا وہاں پہ حالات تھے؟ اس دن مجھے، کیونکہ ادھر تو ایک مسئلہ کئی دنوں سے بنا ہوا ہے ٹیلی نار کے سگنل کا، میرے دونوں موبائلوں کی جو سم ہے وہ ٹیلی نار ہے۔ میں اس وقت ایک بندہ آیا جو ہمارے گاؤں، اس کی میں کچھ بندے پھنسے ہوئے تھے، میں ان کو ریسکیو کرنے کے لیے باہر گیا تھا۔ جب میں گھر آیا اس کو ریسکیو کے 7 بندے تھے، تو جب گھر آیا تو ادھر ایک دوست تھا، وہ اچانک تیزی سے موٹر کار میں پہنچا ادھر، اور مجھے کہا کہ جو بائی پاس ہے ریلیکس ہوٹل، اس کے سامنے جو مہمان آئے ہوئے ہیں۔ سوادی صاحب مجھے یہ بتائیں کہ ویسے تو ہم لوگ سب اس وقت دیکھ رہے ہیں، پڑھے ہیں، لیکن آپ تو وہاں پر موجود تھے، دریا میں جو پانی تھا اس کی سطح اچانک کیسے بلند ہوئی؟ کیونکہ یہ کہا جاتا ہے کہ اس وقت تو بالکل کلیئر ایریا تھا جہاں پر وہ بیٹھ کر لطف اندوز ہو رہے تھے اور انجوائے کر رہے تھے، اور پھر سیاح حضرات کو اس کا علم کیوں نہ ہو سکا کہ پانی اتنے دور سے آ رہا ہے تو ہم کچھ کریں؟ جی، رات کو بارش ہوئی اور صبح اچانک جو یہ دریائے سوات میں طغیانی آ گئی اور پانی زیادہ ہو گیا، اور سیلاب کی شکل اختیار کر لی۔
اس موقع پر وہ جو سیاح حضرات تھے وہ ادھر گئے تھے ناشتے پہ ہوٹل پہ, اور یہ تھوڑا تصویریں لینے ادھر دریا پہ گئی, کیونکہ اس وقت دریا بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا ہلال صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے اب تک کتنے لوگوں کو حادثات سے بچایا ہے؟ ابھی تک ہماری ٹیم نے, ہم لوگوں نے الحمدللہ سینکڑوں کی تعداد میں لاشیں نکالے, 400 کے اوپر لاشیں ہے, اور سینکڑوں کی تعداد میں زندہ لوگوں کو بچایا. جب 2010 کا سیلاب آیا تھا اس میں کافی سارے لوگوں کو زندہ بچایا تھا, بہت سے لاشیں نکالی تھی. جب 2022 کا سیلاب آیا تو ہم لوگوں نے الحمدللہ, وہ بھی پنجاب کے مہمان تھے, ادھر کرش پلانٹ پہ کام کر رہے تھے, 14 بندے تھے, ان کو صحیح سلامت ریسکیو, کیونکہ ہم کو صحیح ٹائم پر خبر ملی تھی. تو 2022 پھر ضلع انتظامیہ نے اس کے جو ہمارا ڈی سی ہے جنید خان, انہوں نے میرا نام سیول ایوارڈ کے لیے منتخب کیا تھا. لیکن اچھا افسوس ہلال وہ صاحب نہیں مجھے ملا یہ ابھی تک. بتائیں کہ ویسے تو ہم بات کریں, لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں اتنے سارے لوگوں کو آپ نے بچایا ہے, انتظامیہ اور حکومت کی کتنی بڑی کوتاہی ہے اس میں؟ جی انتہائی افسوسناک واقعہ ہوا ہے, اور یہ میں تو جو ڈسکا کی ہوا میں پوری پنجاب کی عوام, میں ان سے معذرت چاہتا ہوں, اور کیونکہ ہمارے مہمان تھے, اور پختون ثقافت اور اس کے کلچر میں مہمانوں کی بہت, ہم مہمان نوازی کرتے ہیں, اور ہمارے مہمان تھے, ہم ان کی حفاظت نہیں کر سکے. تو میں بحیثیت سوشل ورکر اپنے جو ان کی فیملی اور پورے پنجاب سے معذرت چاہتا ہوں کہ ان کو نہیں بچا سکے. اگر ٹائم پہ پہنچ جاتا تو یہ 10 منٹ میں یہ سارے لوگ بچا سکتے تھے. ہم بس اللہ کو منظور ہے, وہ جان لیتا ہے, وہ زندگی دیتا ہے. انتظامیہ کی غفلت کی وجہ سے اور ہمارے عوام کی غفلت کی وجہ سے, کیونکہ ہم ویڈیو لوگ بنا رہے تھے, لیکن اتنے نہیں تھے کہ ویڈیو بنانے کے ہاتھ دینے کے بجائے وہ ویڈیو بنا رہی تھی. اور آج کل یہ عام ہے, ہم لوگ ٹک ٹاک اور یہ سوشل میڈیا نے اتنے دیوانے اور اتنے پاگل بنا دے کہ 16 قیمتی جانیں چلی گئی, اور اس طرح اور قیمتی جانیں جائے گی. تو میں خدا رہا جدھر کوئی حادثہ ہوتا ہو ویڈیو بنانے سے پہلے کوشش بالکل ایسی ہے. کہ ان ہلال کی مجھے مدد. کہ آپ نے مشکل وقت میں مدد کی, یقینی طور پہ وہ بڑی دیدنی ہے, پوری قوم اس کو اپریشیٹ کر رہی ہے, آپ کو بھی بڑا درد ہے, لیکن یہ اس مدد میں بھی کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. ہم دیکھ رہے تھے کہ آپ بھی وہاں پہ اپنی جان کو جوکھوں میں ڈال کے سب کچھ کر رہے تھے, اس حوالے سے بتائیے گا پلیز. یہ کام جو ہے نا, میں نے کہا نا پچھلے 35 سال سے کر رہی ہے. اس میں نہ میں کوئی سرکاری نوکر ہوں, نہ کسی ادارے کا میرے ساتھ سپورٹ ہے. الحمدللہ ہم اپنی مدد آپ کے تحت, ہمارے پاس تابوت, کفن اور جو دفن کے لیے سب کچھ سامان موجود ہے. کوئی بندہ یہ لاوارث لاش سے ہم اس کو غسل دے کر اس کو دفناتے ہیں. اپنی مدد آپ کے تحت, ہماری اپنی کشتیاں ہے. آج تک کوئی ادارہ یا کسی نے آج تک ہمارے ساتھ یا کوئی سامان مہیا نہیں کی. یہی کشتی آپ دیکھ رہی ہے جو لکڑ کی بنی ہوئی ہے, یہ ہم نے خود اپنی مدد آپ کے تحت بنائی ہے. اور نہ میں یہ کام کوئی نوکری کے لیے, نہ کوئی نام کے لیے, صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے اور انسانیت کی خاطر کے لیے. اور انشاءاللہ جب تک زندہ ہوں یہ کام جاری رہے گا. اور پیچھے بھی الحمدللہ وہ کپتان نہیں ہوتا ہے جو اپنے دوسرے اپنے لیڈر نہیں ہوتا ہے جو اپنا ایک پیچھے. اچھا ہلال صاحب مجھے یہ بتائیں کہ تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. وہ تو آپ نے بتایا کہ کس طرح سے آپ نے ہیلپ کی ان کی, حکومتی مدد بر وقت کیوں نہیں پہنچ سکی, کیونکہ اس سے پہلے بھی بہت سارے واقعات ہوئے جن کا میں نے ذکر کیا انٹرو میں بھی. آپ کے خیال میں اس کی کیا وجوہات ہیں, اور جو جگہ تھی حادثے والی کیا وہ بہت الگ تھلگ تھی, دور دراز تھی کہ وہاں پر نہیں جایا جا سکتا تھا؟ جی ہاں, یہ دور علاقہ نہیں, یہ بالکل مین سٹی منگورا ہے. اور اس مین سٹی کی اگر ہم کہیں تو ریسکیو کے پاس انتہائی گاڑیاں, ادھر سامان ہے اس کے پاس, ان کے ساتھ کشتیاں ہے. لیکن غفلت جو ہے نا, یہ غفلت ہوتا ہے. اور جس نے بھی اور جس ادارے نے بھی غفلت کی ہے, میں حکومتی وقت سے گزارش کرتا ہوں کہ ان کے خلاف کارروائی کی جائے, کیونکہ 13 قیمتی جانیں چلی گئی ہے. اس پہ ہمارے سوات اور پختون معاشرے کی بدنامی ہوئی ہے. ادھر سارے ادارے موجود تھے, صرف ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر اور ایک کی جان جاتی رہی اور ہم دیکھتے رہی. میں بہت شرمندہ ہوں. میں پورے پاکستان سے معذرت چاہتا ہوں کیونکہ قیمتی جانیں چلے گئے اور ہم نہیں بچا سکتے تھے. اگر میں بذات خود میرے بھائی پہنچ جاتے صحیح ٹائم پہ, قسم سے یہ 10 منٹ میں یہ سارے لوگ
हम रेस्क्यू कर सकते बिल्कुल ऐसे। थे। अच्छा हिलाल, आपने पहले सवाल के जवाब में कहा था कि वो टिक बना रहे थे, वीडियोस बना रहे थे, पिक्चर्स बना रहे थे, तो कुछ इत्तलात ऐसी भी आ रही हैं कि जो सयाह हजरात वहाँ पे गए थे, अनफॉर्चुनेटली वो अब हमारे दरमियान नहीं है, वो नाश्ता करने के लिए गए थे, तो एक्चुअल में वो क्या करने गए थे वहाँ पे? जी, ये सयाजुतीस का ताल्लुक सियालकोट डस्का से था और इनकी तादाद ज़्यादा थी, लेकिन जो बाकी थे वो नाश्ते पे और मेज़ पे बैठे नाश्ता तैयार था और ये उधर गई सेल्फी लेने। दूसरे 3 बंदे थे जिसका ताल्लुक मर्दान से था, तो ये सेल्फी लेने के लिए गई थी और काफ़ी टाइम और काफ़ी दूर गई थी। अच्छा हिलाल साहब, मुझे आखिर में ये कि आप जब बचाने गए तो आपको कैसे पता चला, आप कहाँ पर मौजूद थे जिस टाइम आपने उनको बचाया? मतलब कि मुझे कैसे बचाना चाहिए, कैसे इन्फॉर्मेशन आपको मिली? अल्हम्दुलिल्लाह हम 7 भाई है, हमारी टीम हमारे भाइयों पर मुश्तमिल है, क्योंकि ये काम बहुत ख़तरनाक है और हमने मुकामी अपने मदद आपके थे किश्तियाँ बनाई है। ये किश्तियाँ ये टिकटरों की जो बड़ी टिकटर है उसकी ट्यूब होते हैं और इसके ऊपर ये लक्कड़ होता है बैंस का बनी हुई, अपने हाथों से जो किश्तियाँ है ये हमारे पास 5-6 है। क्योंकि इधर ये काम जब भी कोई ऐसा हादिसा है और कोई वाक़या पेश आता है, चाहे तो हुकूमत भी हो, रेस्क्यू भी हो, हमारी टीम पहुंच जाते हैं उधर। बिल्कुल ऐसे। हिलाल गलत सवाल कर दिया था, लेकिन गजल 1-2 सवाल और है जो मैं इनसे करना चाहता हूँ। हिलाल, आप बताइएगा कि हुकूमत की जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि उन्होंने हाई अलर्ट जारी किया था, आप वहाँ के मकामी भी हैं, इन तमाम तरह एक्टिविटीज़ को देख भी रहे थे, क्या वहाँ पे इस तरह का कोई हाई अलर्ट जारी किया गया था, रेड अलर्ट जारी किया गया था? जी, ये सयाह मेहमान जो थे ये थोड़ी दूर गई थे और बारिश उधर हुआ था, लेकिन जो PDM है, हुकूमती जो इदारा है, पहले तो इनको चाहिए था कि वो अलर्ट जारी हुआ था, उनको पता था कि बारिश हुआ है और पानी ज़्यादा हो गया, लेकिन दरियाई स्वात में उन्होंने किसी को भी नहीं बताया और उनको तो पता है ना, पानी अचानक थोड़ा ज़्यादा हो गया क्योंकि वो क्रश जो ये बाजरी निकाली थी कुएं से, उधर वो एक बंद सा बना हुआ था, वो बंद टूटने की वजह से अचानक पानी इनकी इर्द गिर्द जमा हो गए, तेज हो गए। अच्छा, आप मुझे बताएं, चूंकि अभी हमारे पास वक्त है तो मैं चाहती हूँ आपसे मजीद इन्फॉर्मेशन भी ले लूँ कि आइंदा ऐसे हादसात ना हो, इसके लिए आप क्या पैगाम देना चाहते हैं सयाहों को? मैं ये बात कई दफ़ा कह चुका हूँ कि अब ये जो नुकसान है इसमें हम अवामों का भी ज़्यादा वो अमल दखल है, क्योंकि जो हमारा दरिया इंतहाई ख़तरनाक है। हम अपने छोटे बच्चे अपने जो फैमिलीज़ के साथ दरिया के किनारे बैठे और इनका बहाव बहुत ज़्यादा तेज़ है, पहाड़ है, पाँव फिसल जाती ही बंदा डूब जाता है। तो मैं आने वाले जो हजरात है, सयाह हजरात, उनसे गुजारिश करता हूँ कि खुदा के लिए अपनी जान की हिफाजत कीजिए। दरिया इस वक्त इंतहाई ख़तरनाक है और आप दरिया के पास ही न जाया करें, उससे दूर बैठा करें, क्योंकि जान कीमती है। और बिल्कुल ऐसे। मोहम्मद हिलाल साहब हमारे साथ मौजूद थे, जो कि इस हीरो भी हैं, इनका ताल्लुक सवात से है और बड़ी जान फिशानी के साथ इन्होंने जिसको ये बचा सके उनको बचाया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया IBN न्यूज़ से बात करने के लिए, हमें वक्त देने के लिए। यहाँ पे वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक ख़वातीन आज़ाद। अब मुल्क की सियासत की बात करेंगे, जो कि एक बार फिर पाकिस्तान की सियासत है तो नाजुक मोड़ पे आ खड़ी होती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से PTI को मुज़ाकरात की पेशकश ने सियासी हलकों में नई बहस छेड़ दी है। अगर मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं तो क्या ये पाकिस्तान की मईशत और सियासी इस्तेहकाम पर मुस्बत असर डालेगी? और दूसरी जानिब पंजाब असम्बली में 26 अराकीन की मुअत्तली और जुर्माने और खैबर पख्तूनख्वा में आधी रात को बजट की मंजूरी जैसे इक़दामात ने जमहूरियत, कानून की बालादस्ती और सियासी नज़्म और नस्क पर कई अहम सवालात उठा दिए हैं। ठीक है, और ये जो अहम सवालात की आप बात करें, इन्हीं पर हम बात कर लेते हैं। हमें इसार राना साहब ज्वाइन कर चुके हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं। थैंक यू सो मच। से पहले तो ये मुझे बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से जो PTI को मुज़ाकरात की पेशकश हुई है, आपकी इस पर क्या टेक है और क्या ये मुल्क में सियासी कशीदगी को कम करने में आपको लगता है कि मददगार साबित हो सकती है? जी, बड़ा लतीफ़ा है कि एक तरफ आप उनसे उनकी नशिस्तें छीन रहे हैं, एक तरफ आप KP में उनकी हुकूमत के खात्मे की कोशिश कर रहे हैं,
एक तरफ उनकी पार्टी को आप उनका जमहूरी हक नहीं दे रहे हैं और दूसरी तरफ आप उनसे कह रहे हैं कि जी हम मुज़ाकरात कर लें। इससे बड़ा लतीफ़ा इस माहौल में हो सकता है कोई? आपने उनकी जो उनका हक था वो नशिस्तें छीन ली सुप्रीम कोर्ट के फैसले के जरिए। कहा यह जा रहा है केपीके में हुकूमत के खात्मे के लिए आप काम कर रहे हैं। तो इन हालात में मुज़ाकरात एक मजाक के अलावा तो कुछ नहीं है। आप तो ये बता रहे हैं कि एक शख्स के घर में आपने डकैती की और डकैती करने के बाद उसे कह रहे हैं कि आओ जी चाय भी पी लेते हैं। तो ऐसे थोड़ी होता है कि आप ये सब कुछ करें साथ बिल्कुल। मुज़ाकरात अच्छा चलें, राणा ऐसा साहब, नहीं इसको आपने वजीफा करार दे दिया, लेकिन अगर पीटीआई और हुकूमत के दरमियान, मैं कहता हूं कि लतीफ़ा ही सही, लेकिन मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं, तो आपके ख्याल में इसके पाकिस्तान की मईशत और इस्तेहकाम पर कुछ असरात मुरतब होंगे? देखिए यार, बात यह है कि सियासी इस्तेहकाम कोई एक दो दिन का तो खेल है नहीं। जब आपने 80 साल इस मुल्क के निजाम का बेड़ा गर्क कर दिया, इस मुल्क के अंदर लोग भूखे मर रहे हैं। आलमी बैंक की रिपोर्ट है कि 48% लोग मजीद खते गुर्बत पे से नीचे चले गए हैं। आपका वजीर खजाना कहता है कि सारा कुछ निजाम जो है वो कर्जों पे चल रहा है। तो कैसे मुमकिन है कि एक ऐसी हुकूमत जो वैसे ही एलिजिबल नहीं है ये सारे फैसले करने की, और एक ऐसी हुकूमत जिसके मुतालिक ये कहा जाता है कि उसे अवामी मैंडेट ही नहीं हासिल, वो मुलाकात कर भी ले तो इससे मतलब मुज़ाकरात कामयाब हो गए तो उसके बाद सियासी इस्तेहकाम एक लंबी गेम है। उसके लिए हमें ये छोटे मोटे कामों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये एक ऐसा ही है जैसे एक कोई शख्स डूब गया है कुएं के अंदर और रस्सी भी उसकी जो है वो टूट गई है, बस एक तार बाकी है, और हम कहें कि हम उस तार से उसे बाहर निकाल लेंगे, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। ये तो बहुत सारे लोगों को उठा के उस कुएं में फेंकना पड़ेगा, गर्क करना पड़ेगा। गर्क करने के बाद उस शख्स को बाहर निकाला जाएगा जिसका नाम मईशत है। आप ऊपर बैठे हुए जो लोग हैं वो मेजर बेनिफिशियरी हैं। अरबों रुपए के आप बिस्किट खा जाती है आपकी हुकूमतें, करोड़ों रुपए आप वजीर आजम की घास काटने के लिए लगा देते हैं, उनके किचन के ऊपर करोड़ों रुपए लगा देते हैं। 90,000 सरकारी गाड़ियां हैं, गर्दिशी कर्जा हमारे सरों से ऊपर चला गया, और 24 करोड़ लोगों के मुल्क में 30 लाख लोग जो है वो टैक्स दे रहे हैं, वो भी आप दे रहे हैं और मैं दे रहे हैं, और हम भी इसलिए दे रहे हैं कि हमारे पास ऑप्शन नहीं, हमारी तनख्वाह मिलने से पहले कट जाती है। तो ऐसे इस्तेकाम आते हैं, ऐसे थोड़ी मुआशी इस्तेकाम आते हैं भाई। मुआशी इस्तेकाम के लिए तो सर्जिकल ऑपरेशन की जरूरत है। जिन लोगों की दौलत जो यहाँ से लूट के लेके गए पाकिस्तान के बाहर, उन दौलतों को लाए, वो दरवाजे बंद करें जहां से पैसे बाहर जाते। आपके 20 अरब डॉलर एक पिछले साल जो है पाकिस्तान से बाहर दुबई मुंतकिल हो गए, और आप $1.5 अरब डॉलर के लिए आप IMF के तलवे चाटते हैं। तो ऐसे इस्तेकाम नहीं आते, इसके लिए आपको कुछ बड़ा करना पड़ता है, और बड़ा करने के लिए ऊपर लोग बैठे हुए जो है ना वो बड़े होने चाहिए। वो ये छोटे छोटे लोग नहीं होने चाहिए जो सिर्फ अखबारात की सुर्खियों और चैनल की हेडलाइन बनाने के लिए। अच्छा राणा साहब, आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल आपने दुरुस्त बात की है। ये जो पंजाब असेंबली में शब्द सरकार और जुर्माने वाला मामला है, उसको आप किस तरह से देखते हैं, और क्या आपको लगता है कि जमहूरियत की कमजोरी है या फिर कानून की बालादस्ती है, या फिर आपकी नजर में कुछ और ही चीज है? ना ये जमहूरियत की कमजोरी है, ना कानून की बालादस्ती, ये हमारे जमहूरी माइंडसेट की अलामत है। हम ये तय कर चुके हैं कि पीटीआई को बिल्डोज करना है और ताकत से उसे कुचल देना है। एक तरफ उनकी नशिस्तें छीन ली गई, एक तरफ जो है 9 मई के उसमें बहुत सारे लोग नाअहल होने जा रहे हैं, एक तरफ उनकी एक हुकूमत केपीके की खत्म हो रही है। पंजाब में जो बोलने वाले हैं उनको इस सतह के ऊपर डरा दिया जाएगा कि वो फिर असेंबली में बोल ही ना सकें, ताकि जब कोई आए तो सारे उसके लिए खड़े हो जाएं, उसके लिए वायलिन बजाना शुरू कर दें, गिटार बजना शुरू हो जाएं, और पीछे मधुर धुनें शुरू हो जाएं, और उसमें तकरीर हो, और उस तकरीर के बाद सारे हम जो है ना वो तालियां मारें, क्योंकि ये गुलामों की पार्लियामेंट है, यहाँ तो एहतजाज हो ही नहीं सकते, यहाँ तो लोग अपना एहतजाज का हक इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। और पहली दफा हो रहा है पाकिस्तान की, क्या दुनिया की तारीख में पहली दफा हो रहा है कि जी एहतजाज हो रहा है। भाई ये एहतजाज तो पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट का मिजाज है, तो पहली दफा एहतजाज हुआ है। लेकिन ये जरूर है कि जिन लोगों को ओए तक वो बादशाह सलामत है, वो शहंशाह हैं, उनकी शान में कोई ऊंचा बोल जाए ये कैसे मुमकिन है? तो कुचल देंगे सबको। तो ये तो एक आमराना सोच की सबसे खूबसूरत अलामत है जो पंजाब असेंबली में हो रहा है। ये माजी में इस तरह की प्रेसिडेंट कभी नहीं बनी, और ये जो बन गई है, जो लोग समझ रहे हैं कि आज हम यहाँ इक्तदार में बैठे हैं तो कल भी हम बैठे होंगे, कल नहीं बैठे होंगे,
कल उन्हें ये सब कुछ फेस करना पड़ेगा, लेकिन ये जो नफरत की जंग है ये कहीं रुकनी चाहिए थी। अफसोस कि ये रुक So नहीं true. रही, और जितना इसार आप साहब, जुल्म you're कर रहे absolutely हैं, spot on। सा आगे बढ़ते हैं और सवात में पेश आए जो इंसिडेंट है उसके हवाले से बात करते हैं। उसके हवाले से भी मुजम्मती करारदाद तो पेश की गई, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा की अगर सीएम की बात की जाए, उनसे इस्तीफे का मुतालबा, क्या ये एक सियासी हरबा है और या फिर वाकई जो जिम्मेदारी बनती है वो तो अल्टीमेटली केपी गवर्नमेंट की बन रही थी? एग्जैक्टली। इस हादसे का जिम्मेदार केपी के हुकूमत है और वहां की इंतजामिया है। उन्हें मुअत्तल क्यों कर रहे हैं आप? उन्हें सजा क्यों नहीं देते? उन्हें डिसमिस करें आप, उनको नौकरी से निकाल दें। मुअत्तली का से क्या फर्क पड़ता है? मुअत्तल हुए, उन्हें तनख्वाहें भी मिलती रहेंगी, बहाल हो जाएंगी। असल चीज यह है कि 2 घंटे तक वो खानदान मदद के लिए तलबगार रहा। लानत है ऐसे निजाम के ऊपर जिसके अंदर उन बेचारों को बचाने के लिए निजाम में कहीं सकत ही नहीं है। और वो जो मुकामी लोग थे, मुझे उन पे भी शर्म आ रही है। कोई एफर्ट करते, कोई लाइफ बोट्स फेंकते, कोई जैकेट्स फेंकते, कोई रस्से फेंकते, बहुत सारे कुछ तो options थे, करते। exactly। ये पूरी कौम की बेहिसी की इससे बड़ी मिसाल कोई नहीं हो सकती। हम एक जंगल का हिस्सा है जहां हम अपने सामने लोगों को मरता देखते हैं, उनकी वीडियोस बनाते हैं और वीडियो अपलोड करते हैं कि जी हमें व्यूज मिलेंगे। ये पूरे निजाम की इस गली सड़ी लाश की बदबू है जो हमने वहां पे देखा। यहाँ पे पंजाब के हॉस्पिटल में बच्चे ऑक्सीजन ना मिलने से 20 बच्चे मर गए। क्या हुआ? कोई एक डॉक्टर को भी सजा हुई? क्या वजीर आला ने शर्मिंदगी का इजहार किया? क्या वजीर आला पंजाब ने जिम्मेदारी ली? वही ताकतवरों के लिए ये चूटियां हैं। ये मर गई, वो खानदान के बंदे मर गए तो क्या फर्क पड़ गया? ताकतवरों के बच्चे तो महफूज है ना, उनके लिए तो हेलीकॉप्टर है मौजूद है ना, उनके लिए तो जहाज भी आ जाते हैं, उनके जानवरों को ले जाने लाने के लिए जहाज आ जाते हैं। तो ये मरना मेरे नजर में कुछ नहीं। ये इस सिस्टम में ये बहुत थोड़े लोग हैं जो मरे और नजर आ गए। रोज कितने लोग भूख से एड़ियां रगड़ते हुए मर जाते हैं। इस अच्छा राना सिस्टम को साहब, कौन सा फर्क आपकी पड़ बहुत जाए? फायदा उठाते हुए मैं थोड़ा सा आपसे पूछना चाहती हूँ बजट के हवाले से भी। आधी रात को केपीके का बजट मंजूर होना और फिर हुक्मरान जमात में इख्तलाफात भी सामने आए, किस बात की अलामत है? आपको क्या लगता है? देखें, मैं ना बहुत बड़ा क्रिटिक हूँ गंडापुर का। अच्छा। लेकिन यहाँ मैं ये समझता हूँ कि गंडापुर के पास और कोई ऑप्शन नहीं था। वो तो वैसे ही ये केपी के हुकूमत खत्म करना चाह रहे हैं। अगर यहाँ पे ये बजट पास ना होता तो हो सकता है कि मालियाती इमरजेंसी कुछ इस तरह का लग जाती। लेकिन गंडापुर बहरहाल उनकी आज जो वफादारी है वो मशकूक हो चुकी है। उन्हें अपने वजारत कुर्बान कर देनी चाहिए थी, पार्लियामेंट कुर्बान कर देनी चाहिए थी, इमरान खान के साथ खड़ा होना चाहिए था। लेकिन गंडापुर अब बोली भी किसी और की बोल रहे। वो इमरान खान के रिश्तेदारों के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं वो काबिल शर्म है। इमरान खान की जूतियों की तो खैर वो वजीर आला बने, और उनके खानदान के लिए अगर वो इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं तो ये गंडापुर को जेब नहीं देता। लेकिन बहरहाल मुझे ऐसा लगता है कि ये तमाम तर वफादारी और गुलामी के बावजूद भी उनकी वजारत मुझे नहीं लगता बचेगी। उनकी वजारत खतरे में। थैंक यू सो मच इसार राना साहब, सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद थे और तमाम तर जो सिचुएशन इस वक्त डेवलप हो रही है मुल्क की सियासत में, उस पर हम बात कर रहे थे। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब कुछ बात कर लेते हैं। आपको पता है कि अभी तो बारिशें हो रही हैं लेकिन गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा अरूज पर है अपने। और आपको पता है कि जो सूरज की तेज छाएं होती है ना, वो सिर्फ मौसम को नहीं बल्कि आपके जिल्द को भी झुलसा देती हैं। और देखने में भी आया आपके स्किन पे और रैशेज हो जाते हैं, रेडनेस हो जाती है, ईचिंग होती है, फिर जिल्द की खुश्की बहुत ज़्यादा हो जाती है, फिर धूप से आपके दाग धब्बे, और आप ये भी कह लें कि आप वक्त से पहले बुढ़ापे की तरफ भी जा सकते हैं। और कौन सा ऐसे सन ब्लॉक्स हैं जिनको इस्तेमाल करना चाहिए, कौन से ऐसे ट्रीटमेंट्स हैं जिनको करवाना चाहिए, या फिर आपने कौन सी ऐसी खास टिप्स आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि अक्सर अब हमने देखा है कि सोशल मीडिया पर अब गोरा करने वाली क्रीमें भी बहुत ज़्यादा आ गई हैं। लोग उससे फैसिनेट होते हैं, वो क्रीमें खरीदते हैं, उनकी स्किन खराब हो जाती है, जल जाती है, फिर वो लंबे लंबे ट्रीटमेंट्स होते हैं, फिर लाखों रुपए भी लगते हैं। लेकिन इन सब से बचाव का आखिर हल क्या है? बिल्कुल ऐसे। इसके अलावा हम हेयर फॉल के हवाले से बात करेंगे, जी हाँ, मिथ्स के हवाले से, फिर डार्क सर्कल
सर्कल्स के हवाले से बात करेंगे। और आज जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद है ना, खूबसूरत ये शख्सियत। जिस तरह पिछले दिनों हमारे पास समी इब्राहिम साहब मौजूद थे, तो मैंने उनको कहा था कि हम सब के उस्ताद हैं। तो जो डर्मेटोलॉजिस्ट आते रहते हैं हमारे पास, तो ये उन सब की जो है वो आप कह सकती है सर्टिफाइड टाइप उस्ताद भी हैं उनकी। यूके सर्टिफाइड हैं, डॉक्टरेट इन मेडिसिन इन्होंने किया है यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से। इसके अलावा बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे आप इनको देखते हैं। ये सिर्फ इनके बारे में एक और गजल खूबसूरत बात यह है कि ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इतना ही इंटरनेशनली भी ये पॉपुलर भी हैं, और इंटरनेशनली भी इनकी जितने भी वीडियोस हैं वो पॉपुलर होती हैं, लोग इनसे टिप्स भी लेते हैं, और मायरीन की आरा में भी इनकी आरा इंटरनेशनली शामिल होती है। एक अपना ब्रांड भी है। मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर फजीला। Good morning. Assalamu alaikum, Janab. Thank you so Good much for morning. your time. Thank you so much, first of all, for the kind introduction, and I'm grateful. Thank नहीं, you. मैं तो समझता हूँ मैंने कुछ कम करवाया है। You deserve more than this. Well, I'm still आपका grateful. That makes me humble. मैं सीवी देख रहा हूँ तो वो बहुत बड़ा सीवी है, और मैंने कुछ भी नहीं, मैंने 2-3 मिनट में करवा दिया। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आपको देख के बहुत ही अच्छा लगा। It's a pleasure. It's a pleasure. अच्छा डॉक्टर साहब, अगर स्टार्ट करें, जिल्द की बीमारियां तो वो खवातीन को ज़्यादा होती हैं, हम थोड़ा सा मर्द हजरात अपने स्प्रे वगैरह ज़्यादा यूज़ करते हैं। सो हेयर फॉल के हवाले से बहुत सारी मिथ्स होती हैं। इन मिथ्स के हवाले से क्या है ये, इनके ऊपर हमें जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? कुछ टोटके होते हैं, कुछ आप लोग बता देते हैं। सो हेयर फॉल को किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं? Basically, हसनैन, अभी आई थिंक एज अ नेशन टोटके और मिथ से हमें रिकवर करना है। Exactly. हमें बहुत साइंटिफिकली देखना है कि बाल की ग्रोथ, बाल एक लिविंग ऑर्गन है, हमारे जिस्म का एक इम्पॉर्टेंट एसेट है, और वक्त के साथ साथ लाइक एनी अदर ऑर्गन वो एजिंग प्रोसेस से गुजरता है। बिल्कुल। हर इंसान, आप, मैं, गजल, हम अपने जेनेटिक्स के गुलाम हैं। हमारा कद, हमारा कलर, हमारे बाल, हमारी खूबसूरती, बदसूरती, जिसको भी जो भी आप कहते हैं यार इसके फैमिली में ये जीन्स अच्छे हैं या जीन्स बुरे हैं, इसका मतलब है कि नंबर 1 जेनेटिक्स आर इम्पोर्टेंट। नंबर 2 जेनेटिक्स के साथ साथ आपका लाइफस्टाइल, आप कितने स्ट्रेस में रहे हैं, आप किस एनवायरनमेंट में रहे हैं, कि आप जगह जगह आबो हवा और पानी बदलते रहे हैं, आप क्या खाते रहे हैं, हाउ यू हैव बीन लुकिंग आफ्टर योर सेल्फ, हाउ यू बीन फीडिंग योर सेल्फ, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे हमारा बॉडी खुदावंद ताला का सबसे सोफिस्टिकेटेड क्रीचर है, Exactly. अशरफुल मखलूकात। तो इसका मतलब है कि हमने अपने चॉइसेस, लाइफस्टाइल चॉइसेस और एनवायरमेंटल असॉल्ट से अपने उन जेनेटिक कोड्स को कैसे एक्सप्रेस करने दिया, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। इसका मतलब है कि जब आपका डॉक्टर ब्लड टेस्ट कराएगा, जब आपका डॉक्टर आपके खुराक के बारे में बात करेगा, आपके आबो हवा और पानी के बारे में बात करेगा, तो ये सारी चीज़ें हेयर फॉल से रिलेटेड हैं। जैसे अगर आप समझते हैं कि पानी का कोई असर नहीं होता, पानी का बिल्कुल होता है। आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं तो लोग कहते हैं मेरे बाल गिरना शुरू हो गए। आप उस इलाके के पानी के साथ कंफर्टेबल नहीं रहते या कंपैटिबल नहीं रहती सारी सिचुएशन। उसके साथ साथ आपके हेल्थ इश्यूज, खासतौर पे गजल लड़कियां, औरतें, हमारे हार्मोन्स मर्दों की तरह नहीं होते। हम बायोलॉजिकली बहुत फ्रेजाइल हैं। हमें जरा सी चीज से हमारा साइकिल अपसेट हो सकता है। हमारे हार्मोन से हमारे बाल जुड़े हुए हैं हसनैन। सो इसका मतलब है कि ये कहना कि कोई एक कॉज बता दें, इट्स नॉट सफिशिएंट, इट्स अ मल्टी फैक्टोरियल थिंग। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जेनेटिक्स, और जेनेटिक्स के साथ साथ आपके लाइफस्टाइल चॉइसेस और आपकी एनवायरनमेंट, हर चीज़ बाल की नशोनुमा पे असरअंदाज होती है। आपने सिर्फ ये बात ध्यान में रखना है कि आप एक सर्टेन नंबर ऑफ हेयर फॉलिकल्स के साथ पैदा होते हैं, और वो हेयर फॉलिकल या बालों की जड़ें वक्त के साथ साथ कमज़ोर और कम होती जाती हैं, जिसको एक एजिंग प्रोसेस कहते हैं। हमारी स्किन और हमारा बॉडी वो नहीं है जब हम 16 या 18 साल के थे। वक्त के साथ साथ हम एज कर रहे हैं, तो बाल भी एज कर रहे हैं। इसका मतलब है कि नया बाल नहीं बन सकता, नहीं बन रहा। नया बाल अगर बन जाए तो सोचे कि दुनिया का हर अमीर आदमी, बड़े बड़े बादशाह, बड़े बड़े प्रिंस हमारे सामने गंजे हो गए। डायना का बेटा, द फ्यूचर किंग ऑफ इंग्लैंड, ही इज बॉल्ड, राइट, हमारे सामने। अमेज़न का मालिक एहसास कमतरी का शिकार भी नहीं, वो उसी तरह घूम रहा है। वो ठीक है, लेकिन हम अभी बात कर रहे हैं कि इट्स एन एसेट, और हमें मिथ नहीं कि फलाना तेल लगा के हमारे बाल आ जाएंगे, वो वाला स्प्रे करके हमारे नए बाल आ जाएंगे। वेल, देयर इज नो नया बाल। यू आर बोर्न विद अ सर्टेन नंबर ऑफ हेयर फॉलिकल्स एंड दे आर गोइंग टू बिकम लेस एंड दे आर गोइंग टू बिकम विद एवरी पासिंग ईयर। आपने उस एसेट को बचाना है। कैसे बचाना है? इन अ वेरी साइंटिफिक वे, कि कोई तेल, कद्दू, हर्बल रेमेडी, उससे नहीं बचेंगे। एंड आई नो कि लोग बहुत सी चीजें ट्राई करते हैं। कल भी मेरे पास एक पेशेंट है, तो उसने कहा मैं वो लगा लूं प्याज का पानी। मैं आपसे ये पूछने वाली थी। अच्छा, अभी देखो, प्याज के पानी से ज्यादा हम वो क्यों नहीं कर सकते चीजें जो साइंटिफिकली प्रूवन है? नंबर 1, जब बाल आपका वीक होता है तो उसमें हेयर फ्लो कम हो जाती है। तो मार्केट में मिनॉक्सिडिल अवेलेबल है। मिनॉक्सिडिल इज नॉट फॉर एवरीवन, लेकिन इट्स अ वेज़ोडाइलेटर। अच्छा, भी सर्कुलेशन हम बढ़ाते जाएंगे।
PRP कर के लोगों ने बेचारे PRP को बदनाम कर दिया। मैं हमेशा ये मिसाल देती हूँ कि अभी हसनैन ने आज कहा कि डॉक्टर ज़ीला मैं आज बॉडी बनाना चाहता हूँ, तो गज़ल ने कहा हसनैन तुम वॉक करना शुरू कर दो। वॉकिंग इज गुड, लेकिन जब वो बॉडी बनाने की कोशिश करेंगे तो वॉकिंग इज नॉट गोइंग टू बी हेल्पफुल। Exactly. इसका मतलब PRP बुरा नहीं है, PRP आपके सर्कुलेशन बेहतर करता है, लेकिन वक्त के साथ साथ सिर्फ PRP करने से आप अपने बाल को नहीं बचा सकते। फिर कॉन्सेप्ट आ जाता है स्टेम सेल्स का। हर इंसान एक माँ और एक बाप के सेल से बना है। हसनैन भी एक माँ और बाप के सेल से बने हैं, गजल भी मैं भी। इसका मतलब पूरा एक इंसान खड़ा हो गया। सो हमारा हर ऑर्गन स्टेम सेल से भरा हुआ। जैसे ही चोट लगती है, स्किन कटती है, जलती है, स्किन रिपेयर करती है, हड्डी टूटती है, हड्डी जुड़ती है। इसका मतलब है जब बाल गिरता है, उगता है, तो वो अपने स्टेम सेल्स यूज करता है और वक्त के साथ साथ स्टेम सेल काउंट कम हो जाता है। तो फिर आप उसमें स्टेम सेल काउंट को रिप्लेनिश करने के लिए लेटेस्ट साइंटिफिक ट्रीटमेंट, जिसको स्टेम सेल थेरेपीज कहते हैं, वो आप अप्लाई करते हैं। इट्स अ वेरी जेनेरिक टर्म। ये एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है जिसको हम लेटर ऑन ड्यूरिंग अ कॉन्वर्सेशन टच बेस करेंगे। आप उसको रिप्लेनिश करते हो, तो मैं उसको नाम देती हूँ कि ये पौधे हैं, ये जंगल है, जंगल में आग लगी हुई है। अब वो आग किसी भी सूरत में लग सकती है। जेनेटिक्स की आग है, आपके लाइफस्टाइल चॉइसेस की आग है। जैसे कल एक पेशेंट आई तो उसने पता नहीं क्या ट्रीटमेंट कराया कि सैलून से, एंड शी लॉस्ट ऑल हर हेयर। अच्छा, वो बेचारी के सारे बाल जल गए। इसका मतलब है आपने खुद से कोई चॉइस ऐसी की है, आपने अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं किया। लाइफस्टाइल चॉइसेस, आपके जेनेटिक्स, फूड, सप्लीमेंट्स, एनवायरनमेंट, पानी, आबोहवा, एवरीथिंग। लेकिन इसमें फजीला ये है मैं थोड़ा सा रैप अप कर लूं गजल, इसका रिदम टूट जाएगा। इसका मतलब है कि मैं कहती हूँ कि जंगल में आग लगी हुई है, आपके बीज स्टेम सेल्स का नाम लेंगे, PRP पानी का नाम होगा, और PRP डिराइव्ड एक्सोसोम्स या डिफरेंट तरह के और एक्सोसोम्स खाद या फर्टिलाइजर का काम करेंगे। बिल्कुल। खाद, पानी, बीज, एक पौधा उगना शुरू कर देगा। उसके साथ फिर आप बाकी चीजों को भी देखते हैं। सो आप इससे अपने हेयर फॉलिकल एजिंग को बैक फुट पे ले जाने की कोशिश करते हैं, ये थोड़ा सा टाइम बाय करते हैं। फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ DHT इनहिबिटर्स, जो आप लगाते हैं और मर्द खाते हैं। जब मर्द वो गोली खाता है फिनेस्ट्राइड की, तो मर्द सबसे पहले कहता है सेक्सुअल डिसफंक्शन, कि मुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगा, मेरे हार्मोन्स। एग्जैक्टली, क्योंकि लड़कियां तो लगाती हैं ना, खाते भी हैं हम डिफरेंट तरह के एंटी एंड्रोजन चीजें, लेकिन मर्द का वहां पे। सो कहने का मकसद है कि इतने मिथ्स भी बने हुए हैं जो कि साइंटिफिकली अगर हम उनको क्लैरिफाई करें तो दे आर इंपॉर्टेंट। अंडर मेडिकल सुपरविजन यू कैन डू मेनी थिंग्स, लेकिन कद्दू, पानी, टमाटर, मतलब अभी आई थिंक एज अ नेशन अभी हमें थोड़ा स्मार्ट होना चाहिए। सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। नया बाल नहीं बन सकता, जो है उसको मैं कहती हूँ बचाने की कोशिश करें इन अ वेरी साइंटिफिक वे, उस एसेट को एंजॉय करें। लेकिन डिफरेंट चीजें मर्द और औरतों में डिफरेंट हैं, ट्रीटमेंट्स डिफरेंट हैं, दे शुड बी साइंटिफिक, दे शुड बी लॉजिकल। एक दफा जब जड़ चली जाती है तो देयर इज नो टेक्नोलॉजी ऑन दिस प्लैनेट दैट कैन एक्चुअली टेल यू के अंदर कितनी जिंदा और मुर्दा हेयर फॉलिकल्स पड़े हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं गजल के, कई मेरे पास पेशेंट्स हैं तो उन्होंने कहा कि कोई टच करते हैं इंस्ट्रूमेंट सर के ऊपर तो फिर वो बता देते हैं कि आपके नीचे बाल मुर्दा है, फिर वो कहते हैं एक हफ्ते बाद ट्रांसप्लांट करा लें। अच्छा। ऐसा कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। प्लीज पुट इट ऑन ChatGPT या DeepSeek पे जाके लिखें कि इज देयर एनी इंस्ट्रूमेंट ऑन दिस प्लैनेट जो कि सर के ऊपर रख के मैं कह सकूं कि हसनैन के बाल मुर्दा हो गए। 50% मुर्दा है, 10% जिंदा है, और इतने जो है वो जरा सो रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। तो जब मैंने ChatGPT से एक्चुअली पूछा, मैंने कहा जरा पता तो करूं। आई लाइक टू लर्न, और मैं हमेशा अपने आप को समझती हूँ कि मैं एक शागिर्द हूँ, मैं हर चीज लर्न करती हूँ, हर किसी से। यही राज है। कामयाबी का सबसे बड़ा राज मैं कभी ये नहीं कहती कि मुझे सब पता है। तो जब उसने मुझे आके बताया कि देयर इज अ डॉक्टर इन लाहौर जो ये कर रही है, तो एक नहीं दो ने कहा, क्या मेरे दिमाग में तो नहीं कि मुझे नहीं पता चला आज तक, मेरी नॉलेज उस कमजोर रह गई। तो मैंने जाके लिखा तो मुझे ChatGPT ने बड़ी शाबाशी भी दी। उसने कहा वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, यू हैव आस्क्ड एन अमेजिंग क्वेश्चन डॉक्टर फजीला। फिर उसने कहा नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन तहकीक हो रही है, चीजें बन रही हैं, हेयर क्लोनिंग पे काम हो रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, इससे पहले कि गजल कोई और टॉपिक पे बात करना चाह रही है, व्हाट इज द साइंटिफिक वे यू आर टॉकिंग अबाउट, हाउ वी सेव हेयर्स बाय साइंटिफिक? जी, बेसिकली साइंटिफिकली जैसे मैंने आपसे कहा कि एक सिंपल आदमी से लेके एक बहुत पढ़े लिखे आदमी को आप अगर बताएं कि पौधा कैसे उगता है, तो वो कहेगा यार बीज डालना पड़ता है जमीन में। जमीन किसको कहते हैं? स्कैल्प को, सॉइल, जहां पे के आपने बीज डाला। बीज क्या था? स्टेम सेल। स्टेम सेल कहाँ से आएंगे? या तो मैं आपके खोपड़े से निकालूंगी, जिसे कहते हैं ऑटोलॉगस। ऑटोलॉगस मींस गजल या हसनैन के अपने थोड़ा सा पीछे से बाल शेव करके बहुत छोटी स्ट्रिप, उसमें से 2 mm का आप छोटा छोटा टुकड़ा लेंगे डीप, ठीक है, उसको मशीन में डालेंगे,
اور مشین آپ کو اسٹیم سیلز جس کو کہتے ہیں پروجینیٹر اسٹیم سیلز وہ نکال کے دے گی. وہ آپ دوبارہ جیسے PRP کرتے ہیں ویسے ہی اپنے سارے اسکیلپ میں ڈال دیں گے. اسکیلپ کیا ہے؟ زمین ہے, اس کے اندر پودے ہیں, بالکل ان جڑوں کے اندر آپ اسٹیم سیلز ڈال دیتے ہیں. دس از ون ٹائم ٹریٹمنٹ ود اے ایئرلی اسیسمنٹ کہ میری باڈی اب ان اسٹیم سیلز یا ان بیجوں کو کتنے عرصے تک استعمال کر سکتی ہے. یوزلی لوگ 1 سال بعد بھی آتے ہیں, 2 سال 3 سال کے بعد بھی. اس کا مطلب ہے اس کے بعد پھر آپ نے ان بیج کو ڈالنے کے بعد ان کو پالنا پوسنا ہے. بیج ایسے تو نہیں اگائے گا نا, آپ پانی ڈالو گے, آپ کھاد ڈالو گے. اس کا مطلب ہے کہ پانی کو میں کہتی ہوں PRP. سمپل, PRP از ناٹ بیڈ, لیکن صرف PRP از ناٹ sufficient. غلط کانسیپٹ بنا دیا نا لوگوں نے. اس کے بعد پھر لوگ کہتے ہیں ایکسوسومز کیا ہیں. ایکسوسومز کے بارے میں کتنا بڑا مسکنسیپشنز آتے ہیں. تو ایکسوسوم کو میں کہتی ہوں کھاد. اب کھاد کہاں سے لینی ہے؟ اپنی باڈی سے لینی ہے یا آپ نے باہر سے لینی ہے؟ اپنی باڈی سے لیں گے تو ابھی ہم نے لیٹسٹ جو ٹیکنالوجی اب تو لیٹسٹ نہیں رہی بس بین کپل آف منتھس, وہ ہے آپ کے بلڈ سے ہی PRP سے ہی آپ ایکسوسومز بناتے ہیں. سیلز آپ کے اپنے ہیں, PRP ڈرائیوڈ ایکسوسومز آپ کے اپنے ہیں, PRP بھی آپ کا اپنا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ساری چیزیں آٹولوگس ہیں, آپ کی اپنی ہے, سائیڈ افیکٹ نہیں ہو سکتا. اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ ان بیج کو پانی دیتے ہیں, کھاد دیتے ہیں, پھر ان کو پلنے کا موقع دیتے ہیں کہ اچھا بڑے ہو جاؤ. اس کا مطلب ہے کہ آج اگر میں نے اسٹیم سیلز کیے ہیں تو پلیز 4 دن کے بعد بال نہیں آئیں گے. یو ہیو ٹو ویٹ فار 4 to 6 months. آپ کے بالوں کی گروتھ بہتر ہوتی ہے اور بال تھک ہو جاتے ہیں. بال مضبوط جب ہوگا تو وہ تھک ہوگا تو اس میں وہ جو آپ نے لکھا ہوا تھا کہ فریزی ہیئر کا مطلب یہ ہے کہ بال بہت ویک ہے جڑ میں سے, اور اس میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ اپنے بلبوتے پہ کھڑا ہو سکے. تو وہ کیا کرے گا غزل, وہ ہوا میں کھڑا رہے گا سیدھا, تو عجیب بال بکھرے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے جڑ کو مضبوط کرنا ہے. ہر چیز آپ کے بال کی جڑ میں ہے. اس کے ساتھ پھر آپ دیکھتے ہیں کہ یار اس بندے کو میں نے بیج ڈال دیے ہیں, پانی دے دیا, کھاد دے دیا, اب اس کی فصل اور زمین میں آئرن تو کم نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ آئرن کی کمی, وائٹامن D, B12, آپ کا ہارمونل بیلنس, آپ کا ماسٹر گلینڈ, تھائرائڈ, ایوری تھنگ از امپورٹنٹ. اینڈ آلسو یور گٹ ہیلتھ, کیونکہ گٹ نہیں ہر چیز ابزارب کرنی ہے. کل میرے پاس ایک پیشنٹ آئی ہوئی تھی, ان کو چھائیاں تھی. میں نے کہا پہلے بلڈ ٹیسٹ کرا کے لاؤ, اپنا اسٹول ٹیسٹ کرا کے لاؤ, تاکہ میں تمہارا GIT ہیلتھ دیکھوں, گٹ ہیلتھ. گٹ ہمارا خوبصورتی کا جسے کہتے ہیں نا کہ اس کی بیک بون گٹ میں ہے. اچھا بال, اچھا ذہن, انزائٹی فری ذہن, خوش ذہن, کہاں پہ ہمیں اس کو دیکھنا ہے؟ گٹ میں. کتنی عجیب بات ہے کہ اگر میں نے اسکن اچھی کرنی ہے, بال اچھے کرنے ہیں, خوش رہنا ہے دماغی طور پہ, تو میں کہاں دیکھوں گا؟ اپنی گٹ میں. میں کیا کھا رہا ہوں, میری لیکی گٹ تو نہیں ہے. تو جب میں نے اس کو دیکھا تو اس کا آئرن بہت کم تھا اسنین. تو میں نے نہیں پوچھا کہ تم گوشت کھاتی ہو, اتنی بڑی موٹی عورت ہے, کھاتی پیتی ہوگی نا. تو میں نے کہا آپ کو H. pylori ہے. میں نے نیچے آئی تو کہتی وہ کیا ہوتا ہے. میں نے کہا آپ گوشت کھاتی؟ میں تو ڈاکٹر صاحب بہت شوق سے کھاتی ہوں. میں نے کہا مجھے نظر آ رہا ہے مگر ایبزارب نہیں ہو رہا. اس کا مطلب ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف منہ میں کھانا ڈالنے سے وہ سب ان کا بن گیا, بس ان کی اچھی چیزیں مل گئیں. لیکن اگر وہ جرثومہ آپ کے اسٹمک میں بیٹھا ہوا ہے, H. pylori, وہ کہاں سے آتا ہے؟ گندے ہاتھ کہیں سے آ گیا, باہر سے, انوائرمنٹ سے آتا ہے, پھر وہ آ کے آپ کے اسٹمک میں بیٹھ جاتا ہے. پھر H. pylori اگر پازیٹیو ہے تو آئرن ایبزارب نہیں ہوگا جب آپ کھائیں گے. آپ کھا رہے ہیں گوشت, دبا کے کھا رہے ہیں, لیکن آپ کا HCl ہائیڈروکلورک ایسڈ جو آپ کا اسٹمک بناتا ہے وہ زیادہ نہیں ہوگا, کیونکہ H. pylori بیٹھا, اس نے بھی تو زندہ رہنا ہے نا, وہ اس کو زیادہ بننے نہیں دے گا. آپ آئرن ایبزارب نہیں کر سکتے. جب آئرن ایبزارب نہیں کریں گے تو آئرن کون ہے؟ وہ مزدور ہے جو اپنے اوپر آکسیجن لے جا کے ہر جگہ سیلز کو آکسیجن دیتا ہے. آکسیجن کی امپورٹنس کتنی زیادہ ہے کہ اگر میں کہوں تھوڑی دیر کے لیے حسنین سانس بند کر لیں اپنا ناک اور منہ, you'll be like, oh, I can't breathe. Same goes with the cells. آپ سیلز کو سیلولر ہائپوکسیا یا لیک آف آکسیجن میں ڈال دیتے ہیں. تو آپ سر سے لے کے پیر تک, اپنے ہارمون سے لے کے اپنی نیوٹریشن سے لے کے ہر چیز, ہر سیل کو پریشان کر دیتے ہیں. بالکل ایگزیکٹلی. فضیلہ یہاں پہ وقت ہوا چاہتا ہے ایک شارٹ سی کمرشل بریک کا. بریک لیتے ہیں. فضیلہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, اسٹے ود اس. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور ہم گفتگو کر رہے تھے ہیئرس کے مسائل پر, اسکن کے مسائل پر. فضیلہ ہمارے ساتھ موجود. اچھا فضیلہ, یہ تو آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھا ہیئر کے اوپر بات نہیں کرنی. میرے خیال فضیلہ نے نا آج آپ کے سارے کانسیپٹ کلیئر کر دیے. میں ایک چیز پوچھنا چاہتی ہوں اگر آپ اجازت دیں تو. میں یہ چاہ رہی تھی کہ ہم نے لوگوں کا سوال بھی ہے, اور ایک بہت بڑا آپ یہ کہیں کہ لوگوں کے وقت سے پہلے بالوں کا سفید ہونا, اس کے پیچھے بڑی وجہ کیا ہے؟ اب آپ بتاؤ نا, میں نے آپ کو تھوڑا دیکھو ماسٹر بنا دیا, جینیٹکس, اس طرح سے سارا کچھ تو بتا دیا ہے, لیکن لوگوں کا یہ ایک بہت بڑا آپ یہ کہیں
طرح کے سوال ہے اور ہمارے پاس آتے ہیں. نہیں جو ہم نے باتیں ابھی کی ہیں نا وہ ہر چیز پہ اپلائی ہوں گی. اگر آپ تیزی سے بوڑھے ہو رہے ہیں, اگر آپ تیزی سے آپ کے بال گرے ہو رہے ہیں, آپ تیزی سے ایج کر رہے ہیں, موٹے ہو رہے ہیں, ہر چیز میں آپ کے جینیٹکس امپورٹنٹ ہے, ہر چیز میں لائف سٹائل چوائسیز امپورٹنٹ ہے. امپورٹنٹ چیز یہ بھی ہے کہ جینیٹکلی کئی دفعہ ہمارے پاس ڈی این اے میتھائلیشن ٹیسٹ نہیں ہے. تو واٹ آئی ڈو از, اگلی چیز جو میں تھوڑی سی اس کو میں کر دوں, آئی تھنک آپ کے آڈینس کے لیے بڑا اچھا ہوگا, وہ یہ ہے کہ زمین میں سے جب تیل نکلتا ہے حسنین, تو ہم تیل ڈائریکٹ زمین سے نکال کے تو گاڑی میں نہیں ڈالتے, ایگزیکٹلی اس کو ریفائنری کرتا ہے. اب جب وہ ریفائنری کا پروسیس ہے اس کو کہتے ہیں میتھائلیشن پروسیس. اور وہ کئی دفعہ ہمارا جین ایررز ہوتے ہیں. جیسے آپ کئی دفعہ لوگوں کو دیکھتے ہیں کہتے ہیں مجھے یاد رات نیند آتی ہی نہیں مجھے, یا میں بہت زیادہ ایڈکشن کی طرف مائل ہوں. اس کا مطلب ہے کہ جب آپ کہتے ہیں نا کہ جن لوگوں کے گرے بال جلدی ہوتے ہیں, جب آپ ان میں ایک ٹیسٹ کراتے ہیں ہوموسسٹین بلڈ ٹیسٹ, تو وہ بہت ہائی آتا ہے. کیوں؟ بیکاز دے ہیو MTHFR جین ایرر, ان کی اتنی ایفیشینٹ نہیں ہوتی, جس کی وجہ سے ان کی باڈی وائٹامن B9 فولک ایسڈ یا B12 انڈائریکٹلی یا پورا B کمپلیکس صحیح طریقے سے ریفائن نہیں کر پاتے. تو وہ لوگ کھا رہے ہوتے ہیں لیکن B کمپلیکس کی کمی, یا کیونکہ وہ ایکٹیو فارم میں نہیں کنورٹ ہو پا رہی, اور B کمپلیکس کو ایسے سمجھ لو آپ لوگ کہ ہر سیل کا وہ راکٹ فیول ہے, تو آپ نے ہر سیل کو کمزور کر دیا, تو بال پری میچور ہیئر گرینگ میں چلے جاتے ہیں. پلس جینیٹکس آر امپورٹنٹ. نمبر 3, آپ نے خود سے تو نہیں, اپنے بالوں کے ساتھ کئی دفعہ لوگ کٹ ڈاؤن خاص طور پہ عورتیں مرد کرتے ہیں, تو آپ بہت ملٹی فیکٹ چیزوں کو دیکھتے ہیں, لیکن اگین جینیٹکس نمبر 1 پہ آتے ہیں. صحیح ہوگا. آپ تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں, اسکن کی بھی بات کر لیتے ہیں. جس طرح سے آپ نے ہیئرس کے حوالے سے بتایا, اسکنس کے بھی بہت زیادہ مسائل ہوتے ہیں. سب سے بڑا مسئلہ تو یہی ہے کہ لوگ کوئی بھی پروڈکٹ لے کے سن بلاک لگا لیتے ہیں دھوپ سے بچنے کے لیے, لیکن وہ ان کی اسکن کے مطابق نہیں ہوتا. پھر منہ پہ آپ کو پتا ہے کہ وہ دھبے بن جانا, گھڑے بن جانا, پھر ٹریٹمنٹ کرانا. مین کیا ہے ایشو؟ آئی تھنک کہ سب سے پہلے تو آپ بھی کلیریفائی کریں اپنے مائنڈ میں کہ سن اسکرین 2 طرح کی ہے. ہر سن اسکرین انسانی اسکن کے لیے ٹھیک نہیں ہے. دیر از اے فزیکل سن اسکرین جو کھلاڑی لگاتے ہیں, ماؤنٹین کلائمبنگ میں وائٹ سی کچھ لگایا ہوتا ہے, اسکیئنگ میں لوگ لگاتے ہیں, تو آپ کہیں گے وہ کیا ہوتا ہے, دیٹ از زنک آکسائڈ, مائکرونائز زنک آکسائڈ. زنک اسکن کے اوپر رہتا ہے, بچوں کی نیپی ریش میں بھی ہوتا ہے, تو آپ کہیں گے ایگزیکٹلی. لیکن آپ اس میں وائٹ لگا کے, میں کہوں وائٹ لگا کے بیٹھ جاؤ تو سارے وہ تو ہم پاگل لگیں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ پھر کمپنیز نے کہا کہ یار یہ تو نہیں لگا رہی پیشنٹ, وہ کہہ رہی میرے منہ پہ آٹا لگ رہا ہے, تو انہوں نے پھر کیا کیا غزل, انہوں نے ٹنٹ ایڈ کر دیا اسکن کا شیڈ. تو جب آپ اب لگاتے ہو فزیکل سنسکرین تو اس کو نام دیتے ہیں ٹنٹڈ منرل فزیکل سنسکرین. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ لگاؤ گے تو وہ سیف ہے. نمبر 1 کیمیکل سنسکرینس کے لیے ابھی آئی کانٹ ریمبر, اٹس آلویز سم تھنگ وچ آئی forget, کینیڈی کا جو نیفیو, پتہ نہیں کون سے کینیڈی, ابھی اس نے باقاعدہ US پارلیمنٹ میں یہ پٹیشن موو کی ہے کہ سنسکرینز جو کیمیکل سنسکرینز ہیں دے آر کارسینوجینک, کینسر کازنگ, دے آر اینڈوکرائن ڈسرپٹرز, ہمارے ہارمونس خراب کرتے ہیں, ان کو بند کیا جائے, ان کو بین کیا جائے. سو دوز آر کیمیکل سنسکرین جو پورا پاکستان بھرا ہوا ہے. اس کا مطلب ہے کہ کیمیکل سنسکرینز کسی بھی اسکن میں کیمیکل ریئیکشنز کر کے خراب کر دیں گے. ایکنی بڑھا دیں گے, نہیں ہے تو ایکنی کر دیں گے. روزیشیا بڑھا دیں گے, نہیں ہے تو روزیشیا کر دیں گے. اسکن کے اوپن پورز, ہر دوسرا انسان اوپن پورز کے ساتھ آتا ہے. اس کا مطلب ہے انفلیمیشن کا ورڈ مینس کہ آپ کی اسکن خفا ہے. اب وہ انفلیمیشن کہاں سے آ رہی ہے؟ کیمیکل سنسکرینز. بچیوں کو صبح یہ نہیں بتایا جاتا کہ بیٹا صبح اٹھ کے کیپ یور اسکن ہائیڈریٹڈ. آپ کو بتایا جاتا ہے سنسکرین لگا کے باہر نہیں گئی تو تمہاری اسکن خراب لگا کے یہ جاؤ پتہ نہیں چلے گا. اس کا مطلب ہے کہ موئسچرائزر نہیں لگا رہا, کوئی کھانے پہ دھیان نہیں دے رہا, کیا کھا رہی ہو, جتنے آپ کے سارے وہ ہیں کیا کہتے ہیں پکوڑے سموسے, وہ سارے اسکن میں نظر آتے ہیں. جو گندی اسکن والا مالک ہے اس کی خراب ڈائٹ ہے. تو اس کا مطلب اس پہ کوئی بات نہیں کر رہا, اور آپ ایک سنسکرین جو کیمیکل سے بھری ہوئی لگا رہے ہیں. ہمارے اسکن کیئر کلیکشن کے اندر 2 شیڈز ہیں, میڈیم اینڈ لائٹ. سو آئی ہیو انٹروڈیوس دس کانسیپٹ ان پاکستان اینڈ آئی ایم ٹرائنگ ریئلی ہارڈ کہ عورت اور مرد کو سمجھ آ جائے کہ کیمیکل سنسکرینز آر ناٹ گڈ فار ہیومن اسکن. بالکل اسی طرح جیسے اسموکنگ از بیڈ, آپ اس کو ویپنگ کہہ کے تھوڑا سا سٹل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, بٹ وی آل نو ویپنگ ایک ہی چیز ہے. کئی لوگ ڈرائیو کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا فضیلہ, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. اٹس اے پلیزر ٹو ہیو یو, اور آتی رہا کریں تاکہ ہمارے اور ناظرین کے کانسیپٹس کلیئر ہوں, کیونکہ کانسیپٹس آج آ کے کافی کلیئر ہوئے ہیں. آئی ایم سو گلیڈ. تھینک یو سو مچ. خواتین حضرات, ہمارے ساتھ ڈاکٹر فضیلہ عباسی موجود تھی, جو کہ بہت ہی ان ڈیٹیل انہوں نے جا کے تمام تر چیزیں, تمام تر اسکن کے مسائل, آپ کے ہیئر کے مسائل, اوپن پورز, ان کو کلیئر کیا ہے. اور یقینی طور پر جو ان کے سوالات تھے لوگوں کے وہ بھی بیچ میں ایڈریس ہو گئے ہیں. صبح کی سوچ سے اتنا ہی. مجھے غزل کو ہماری پوری پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.